फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एथिक्स की एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। और आपको याद होगा कि इस बार 1 जनवरी को हमने एक संकल्प लिया है कि आने वाले 1 साल तक आप महीने के कम से कम 8 आंसर्स को जरूर लिखेंगे। यानी कि अगर ज्यादा नहीं लिख सकते हैं तो भी 8 क्वेश्चन के आंसर आप जरूर लिखेंगे। तो देखिए, इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास कुछ प्रैक्टिस होगी कि आंसर्स को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। इस बारे में आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा। अब देखिए, एक चीज यहां पर और कहना चाहूंगा कि मान लीजिए 1 जनवरी को 100 लोगों ने वीडियो देखा और इन 100 लोगों ने डिसाइड किया कि उनको आने वाले 1 साल तक आंसर राइटिंग करना है। तो अगर अभी की बात करें, यानी कि केवल जनवरी जनवरी की ही बात करें, तो 80 लोग पीछे हट चुके होंगे। 80 लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। केवल 20 लोग मुश्किल से ऐसे होंगे जो अभी भी आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। और देखिए, जब साल खत्म होने की बात आएगी तो इन 20 लोगों में से भी मुश्किल से 8-10 लोग ऐसे होंगे जो पूरे साल आंसर राइटिंग कर पाए होंगे। और बाकी के जो लोग होंगे वो पीछे हट गए होंगे। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि यूपीएससी का पेपर इतना कठिन क्यों है। क्योंकि किसी अनुशासन को 1 साल तक निभाना सच में एक कठिन बात होती है कि किसी चीज को आप डिसाइड करें और 1 साल तक लगातार आप इसको करते रहें। और जो लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हैं वही सफलता के अंतिम बिंदु तक पहुंच पाते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एक तो आपको अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। देखिए, दुनिया में अधिकतर लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं और भेड़ चाल में चलते रहते हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और देखिए, दूसरी चीज ये है कि अगर आप समझते भी हैं तो एक दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम में से किसी की भी बात करें तो हम सबको पता है कि शरीर के लिए कौन सा खाना अच्छा है। लेकिन अधिकतर लोग उस खाने को नहीं खा पाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? जानकारी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है। तो इन चीजों को आपको अपने अंदर लाना होगा और लगातार आपको ट्रैक पर बने रहना पड़ेगा, तभी आप सफलता तक पहुंचेंगे। तो देखिए, अब हम लोग अपनी केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बड़ा औद्योगिक परिवार बड़े पैमाने पर औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में संलग्न है। पहली लाइन में बता दिया गया है कि एक बड़ा सा औद्योगिक परिवार है, यानी कि काफी रिच पीपल होंगे। और ये लोग क्या करते हैं? औद्योगिक रसायनों का उत्पादन करते हैं। यह परिवार एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करना चाहता है, ठीक है, एक नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के कारण अनेक राज्यों ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यानी कि पहले से पता है कि ये जो फैक्ट्री है इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव होंगे पर्यावरण के ऊपर, जिसकी वजह से अधिकतर जो राज्य हैं उन्होंने प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया। किंतु एक राज्य सरकार ने सारे विरोध को दरकिनार करते हुए औद्योगिक परिवार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एक नगर के समीप इकाई स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। देखिए, क्या हुआ कि एक राज्य सरकार है जिसने कहा कि नहीं, हम अपने यहाँ इस फैक्ट्री को लगने देंगे, जबकि पहले से पता है कि पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। फिर भी जो राज्य सरकार है, हो सकता है डेवलपमेंट के लिए या किसी अन्य कारण से, इस राज्य सरकार ने फैक्ट्री को लगने दिया। और ये फैक्ट्री कहाँ लगाई गई इसको भी समझिए। ये देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी केस स्टडी का एक अच्छा आंसर नहीं बनेगा। एक नगर के समीप, यानी कि एक ऐसी फैक्ट्री जिसके पर्यावरण पे दुष्प्रभाव आएंगे, उसको बड़े शहर के पास लगा दिया गया, नगर के पास लगा दिया गया। इकाई को 10 वर्ष पूर्व स्थापित कर दिया गया था और अभी तक बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। तो 10 साल हो गए हैं इस फैक्ट्री को लगे हुए और अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। औद्योगिक बहिस्रावों से पैदा हुए प्रदूषण से क्षेत्र में भूमि, जल और फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन देखिए, पहले से पता था कि पर्यावरण पे दुष्प्रभाव आता है। तो पास की जो जमीन थी, जो पानी था, जो फसलें थी, इसके ऊपर इसका नकारात्मक असर पड़ रहे हैं। इससे मनुष्यों और पशुओं पशुओं में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ रही थी। परिणाम स्वरूप इकाई को बंद करने की मांग को लेकर श्रृंखलाबद्ध आंदोलन होने लगे। अब देखिए, जब आसपास के लोगों में स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी तो जाहिर सी बात है ये जो फैक्ट्री है इसका विरोध होगा। अभी अभी एक आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया, जिससे पैदा हुई गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़े।
जनाक्रोश के पश्चात राज्य सरकार ने फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। अब देखिए लोगों की भी गलती नहीं है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्होंने आंदोलन किए जिसकी वजह से थोड़ी हिंसा वगैरह भी हो गई होगी, पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े। तो आखिर में देखिए एक डेमोक्रेसी है, जनता की ही जीत होगी, तो जो फैक्ट्री है उसको बंद कर दिया गया। अब देखिए एक फैक्ट्री बंद होगी तो इससे क्या होगा? फैक्ट्री के बंद होने के परिणाम स्वरूप ना केवल वहां काम करने वाले श्रमिक ही बेरोजगार हुए, अपितु सहायक इकाइयों के कामगार भी बेरोजगार हो गए। देखिए फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनका तो रोजगार जाएगा ही, इसके साथ ही इस फैक्ट्री को जो माल सप्लाई करने वाली आसपास की दूसरी छोटी छोटी यूनिट्स होंगी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां होंगी, इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता था उसमें कमी आ जाएगी। अब ये फैक्ट्री बंद हो चुकी है तो इनकी जो डिमांड है वो भी कम हो गई है, और ऐसे में जो आसपास की छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं उनमें भी जो श्रमिक हैं उनके रोजगार जाने लगेंगे। इससे उन उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा जो जो उस इकाई द्वारा उत्पादित रसायनों पर निर्भर थे। इसके साथ ही देखिए किन फैक्ट्रीज पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए ये वाली फैक्ट्री थी जिसको बंद किया गया है, तो ये फैक्ट्री जो बनाती थी, जो भी ये केमिकल बनाती थी, उसको कोई दूसरी फैक्ट्रीज यूज कर रही थी, तो इन फैक्ट्रीज के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ा जो इस केमिकल का यूज करती थी, क्योंकि अब इनको ये केमिकल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इस मुद्दे को संभालने के उत्तरदायित्व तो सौंपे गए एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार करेंगे? अब देखिए आपको भूमिका दी गई है एक सीनियर ऑफिसर की, और आपसे कहा गया है कि अब आप इस मुद्दे का समाधान बताइए कि कैसे आप इस मुद्दे को हल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसका जो आंसर है उसको देखेंगे, और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए जब भी आप कोई सॉल्यूशन बताएं तो ये मत मान के चलिए जो आप कह रहे हैं वही हो जाएगा, एब्सोल्युटली वही होगा, ऐसा मत मान के चलिए। दूसरी चीजों की भी संभावनाएं हैं। तो ऐसे में हमेशा इस तरह का जब आप आंसर दीजिए तो फ्लो चार्ट वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपका आंसर बन जाएगा जब आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पहला स्टेप तो हो सकता है कि क्योंकि जो आसपास की फैक्ट्री है, यानी कि जो इनके प्रोडक्शन के ऊपर, मान लीजिए चलिए ये केमिकल फैक्ट्री है, सी लिख देते हैं, तो जो आसपास की फैक्ट्री इस केमिकल का यूज करती थी उन पे भी नकारात्मक असर आ रहा है, और इसके साथ ही जो अपने माल की सप्लाई इस केमिकल फैक्ट्री को करती थी उनके ऊपर भी नकारात्मक असर आ रहा है। तो शुरू में तो देखिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो तंत्र है, ये कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए हमको तुरंत समय रहते कोई कदम उठाना होगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि फैक्ट्री को रीओपन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% प्रोडक्शन के लिए रीओपन कर दें। 20% मान लीजिए जितना प्रोडक्शन होता था, मान लीजिए आप उसके 20% प्रोडक्शन की अनुमति दे देते हैं, या फिर आप ऐसे कह देते हैं, मान लीजिए पहले महीने में 30 दिन फैक्ट्री खुलती थी, तो अब आप इसको 30 दिन से कम करके मान लीजिए 8 दिन या 10 दिन कर सकते हैं, कि महीने में 10 दिन केवल फैक्ट्री खुलेगी। यानी कि जो बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रदूषण हो रहा था उसमें आप बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए तुरंत जो सिस्टम ये कोलैप्स हो सकता है वो सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि अगर ये देखिए कोई भी सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो फिर उसको दोबारा खड़ा करना बहुत कठिन होता है। ये जो फैक्ट्रियों की पूरी श्रृंखला है, अगर एक बार ये टूटने लगी तो इसको दोबारा बना पाना बहुत कठिन होगा। तो ऐसे में आप फैक्ट्री को कुछ दिनों के लिए रीओपन कर सकते हैं, और ऐसे में आप देखिए आपको कुछ समय मिल गया जब तक फैक्ट्री चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बीच में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए। देखिए एक सही डिसीजन के लिए हमेशा जो प्रमुख तत्व होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है। जितनी अच्छी आपको जानकारी होगी उतना अच्छा आपका डिसीजन होगा। तो अब देखिए इंफॉर्मेशन कैसे ली जा सकती है। जो टेक्निकल पीपल हैं, यानी कि ऐसे लोग जो इस फील्ड के जानकार हैं, जो केमिकल फील्ड के जानकार हैं, उनकी आप मदद लीजिए। इसके साथ ही जो इन्वायरमेंट के जानकार लोग हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं। और फिर जो सबसे बड़ा स्टेप होगा वो ये होगा कि अब देखिए ये एक केमिकल है, तो भारत में नहीं केवल बन रहा होगा, केवल एक राज्य में नहीं बन रहा होगा। तो ये देखिए कि जहां पर ये केमिकल बनाया जाता है वहां पर किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, जो दूसरे कंट्रीज हैं वो किस तरह के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको कई चीजें पता चल सकती हैं। देखिए एक तो ये पता चल सकता है कि कुछ अतिरिक्त लागत लगा करके जो ये इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कोई ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए या कुछ इस तरह के नए उपकरण लग जाएं, जिससे कि जो इन्वायरमेंट को होने वाला डैमेज है उसमें कमी लाई जा सके।
तो अगर ऐसा संभव है तो अब देखिए एक बड़ा औद्योगिक घराना है, उससे आप बात कर सकते हैं कि भाई आप जो है इसमें कुछ अतिरिक्त लागत लगाइए और इससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है वो कम हो जाएगा, और जब ये नुकसान कम हो जाएगा तो फिर आपकी फैक्ट्री का विरोध भी खत्म हो जाएगा, हम आपकी फैक्ट्री को रीओपन कर देंगे। अब देखिए इसके साथ ही एक जनता में विश्वास भी खत्म हो गया होगा फैक्ट्री को लेकर के। तो ऐसे में जो सीएसआर होता है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसके अंतर्गत जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो ये उद्योग अपना पैसा खर्च करता है, उस पैसे को इसी क्षेत्र में खर्च करवाया जाना चाहिए, यानी कि लोगों को जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान के मुआवजे के रूप में, भरपाई के रूप में इस पैसे को, सीएसआर के पैसे को खर्च करना चाहिए। तो इससे क्या है कि लोगों में भी एक बार फिर से विश्वास जगेगा। लेकिन देखिए जैसा कि मैंने कहा, हमेशा वही नहीं होता है कि जो हम सोच रहे हैं वही हो जाए। हो सकता है कि ये जो इन्वायरमेंट डैमेज है ये इतना हो कि इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अब देखिए ऐसे में दूसरा ऑप्शन क्या होगा। जाहिर सी बात है, जो दूसरे देश होंगे, दूसरे राज्य होंगे जहां पर ये केमिकल बन रहा होगा, वहां पर इस केमिकल को ऐसी जगह पर बनाया जाता होगा जो घनी आबादी के स्थान से दूर है। यानी कि कोई जो लोकेशनल फैक्टर, ज्योग्राफी की भाषा में जिसे हम लोग लोकेशनल फैक्टर कहते हैं, तो जो इसकी लोकेशन है वो कोई ऐसी होगी जो घनी आबादी के स्थान से दूर है। तो ऐसे में अब हमें देखिए दूसरी अप्रोच लेना होगी। फैक्ट्री को आप शिफ्ट कर दीजिए, दूर के स्थान पर इसकी आप इसको शिफ्ट करा दीजिए, और वहां तक जहां पे फैक्ट्री को नए तरीके से शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर आप एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, अब देखिए दूर के स्थानों पे, शहर के पास फैक्ट्री क्यों आना चाहती है? शहर के पास उसको रोड मिल जाती है, जो लोकेशनल एडवांटेज है, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे मिल जाती है, जो श्रमिक हैं वो आसानी से और सस्ते रेट पर मिल जाते हैं, लेबर आसानी से मिल जाता है। यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से एक फैक्ट्री जो है शहर के पास आना चाहती है। तो इन्हीं चीजों को आप शहर से दूर के स्थान पे अवेलेबल करा दीजिए, वहां पर फैक्ट्री आराम से चलती रहेगी। रोड्स अवेलेबल करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करा दीजिए, लेबर्स के आने जाने के लिए आप बढ़िया व्यवस्था करवा दीजिए। जैसे कि आप ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर सकते हैं, बस हो गई या इस तरह का कोई भी साधन हो गया, उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज मैंने आपको ऐसी नहीं बताई है जो आपके लिए नई होगी। लेकिन होता क्या है, देखिए मेरे अंदर ये चीज कैसे डेवलप हुई है, जब हम इसको धीरे धीरे सोचते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है। और अगर आप देखिए ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको यहाँ केस स्टडी यूपीएससी में फायदा होगा। इन चीजों का जो फायदा है वो आपको आपकी लाइफ में भी होगा। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लगातार इस तरह की प्रैक्टिस को करते रहिए, जो ये केस स्टडी वगैरह के सॉल्यूशन होते हैं इसको आप लगातार सॉल्व करिए।